विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारतीय इतिहास में नारी की स्थिति के बारे में आपको काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने आपको बताया था कि वैदिक युग में स्त्रियाँ खेती और पशुपालन का काम करती थीं, साथ साथ में जो घरेलू व्यवसाय होते थे उनमें भी उनकी भूमिका सक्रिय होती थी। वो युद्ध सामग्री के निर्माण का भी काम करती थीं। युद्ध सामग्री से मतलब है जो धनुष बाण बनते थे, तो बाण बनाने की कला में वो प्रवीण होती थीं और वो पुरुषों का पूर्ण सहयोग करती थीं। छोटे कुटीर उद्योग जो घरों में संचालित होते थे उनमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। साथ साथ में याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका में अपराग शंख को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि स्त्रियां व्यापारियों और चिकित्सकों से व्यापार कर सकती थीं, बातचीत कर सकती थीं, व्यवहार कर सकती थीं। साथ साथ में सोमदेव चरित कथा सत्य सागर किताब का नाम है, उसे ज्ञात होता है कि स्त्रियां व्यापारी के रूप में भी काम कर सकती थीं। ये एक बहुत बड़ी और उल्लेखनीय बात है कि भारतीय समाज में स्त्रियों को केवल घर में ही काम करने का अधिकार नहीं था, वो व्यापारी के रूप में भी काम कर सकती थीं। तेजपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि आसाम में स्त्रियां न केवल व्यापार करती थीं, पर्दा प्रथा तो बहुत दूर की चीज थी, वो खुले में स्नान भी करती थीं। एक और अवचेद एक लेखक हुए हैं 10वीं शताब्दी के, वो लिखते हैं कि भारत के अधिकांश राजा जब अपना दरबार लगाते थे तो वो अपनी स्त्रियों को उस दरबार को देखने की अनुमति देते थे। इसका ये मतलब था कि भारतीय समाज स्त्रियों को अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पूर्ण स्वाधीनता देता था, पूर्ण स्वतंत्रता देता था। भारत के अंदर विदुषी स्त्रियां इसलिए होती थीं कि उनको धर्म और दर्शन का अध्ययन करने और कराने का उनको अधिकार था, और जो स्त्रियां अध्यापन का काम करवाती थीं उनको आचार्य कहा जाता था। वे अपने क्षेत्र में, अपने विषय में पारंगत होती थीं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद जब जैन और बौद्ध धर्म भारत में उदित हुए तो उन्होंने अपने धर्म में स्त्रियों को अपने संघ के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। और जब बौद्ध संघों ने और जैन संघों ने स्त्रियों को अपने यहाँ स्थान दिया तो बहुत सी जैन और बौद्ध स्त्रियाँ, बौद्ध भिक्षुणियाँ, बौद्ध जैन साधुआँ ऐसी थीं जो अपनी विद्वता के लिए, अपने सुबोध, सरल, रुचिकर उद्बोधन के लिए समाज के अंदर विख्यात थी। इन जैन और बौद्ध स्त्रियों ने जैन और बौद्ध धर्म के विकास में बहुत सक्रिय योगदान दिया था। छोटे व्यवसाय अधिकांशतः स्त्रियों के द्वारा ही किए जाते थे। अपने पति के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम स्त्रियां क्या करती थीं? व्यापारिक लेन देन करती थीं, व्यापारिक वो समझौते करती थीं। इस काल के अंदर नृत्य एक कला के साथ साथ हमको व्यवसाय भी दिखाई देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नृत्य था, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था कि इस नृत्य के माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी का भी पालन करता था। समाज में ऐसी बहुत सी स्त्रियां थीं जो नृत्य के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन किया करती थीं। वैशाली की आम्रपाली, वैशाली की जो नागरवधु थी आम्रपाली, राजगृह की शीलवती, ऐसी ही नृत्यांगना थीं जिनका मुख्य व्यवसाय नृत्य था और नृत्य के माध्यम से वो समाज के मनोरंजन का काम करती थी। बौद्ध जातकों में हमें ऐसी बहुत सी नृत्यांगनाओं का उल्लेख मिलता है। समाज के अंदर वैश्याएं थीं जो अपने विषय यानी कि नृत्य में वो प्रवीण थीं और बेहद संपन्न थीं। संस्कृत नाटकों में हमें ऐसी बहुत सी वैश्याओं का उल्लेख मिलता है जो कि अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। मृच्छकटिकम नाटक आपने सुना होगा, उसमें बसंत सेना नाम की एक स्त्री है जो कि इसी तरह का काम करके अपना पेट भरती है।
राज्यसभाओं में, रानिवासों में अनेक युवतियां, उनके जो काम होते थे वो चवर धारण करने का काम करती थीं, वो पंखे झलने का काम करती थीं, पान के लेन देन का काम करती थीं, द्वारपाल का काम करती थीं और अन्य कई प्रकार के काम जैसे रानियों को सजाने का काम करती थीं, जो और उन जो रानियों की सेवा के काम होते थे वो करती थीं। ये छोटे मोटे सारे जो काम होते थे वो स्त्रियों के द्वारा ही किए जाते थे। इसके साथ साथ भारतीय समाज में एक और महत्वपूर्ण बात हमको दिखाई देती है कि देव स्थानों में यानी कि मंदिरों में हमको नृत्यांगनाएं दिखाई दे रही हैं। तीसरी शताब्दी के बाद हमको बहुत बड़ी मात्रा में मंदिरों में नृत्यांगनाएं दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में जो देवदासी प्रथा की शुरुआत हमको मंदिरों में दिखाई देती है। नृत्य और संगीत का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे देवताओं के मनोरंजन के लिए नृत्य को एक माध्यम बनाया गया और बहुत सी स्त्रियों ने अपने देवताओं के लिए अपने आप को समर्पित किया और वो मंदिर में नृत्य का काम करने लगी। कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेघदूत। उससे ज्ञात होता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती के समय नृत्य संगीत होता था। पूजा अर्चन आरती के समय ये स्त्रियां नाचती थीं, गाती थीं, वाद्य बजाती थीं। इस तरह महाकाल का मनोरंजन ये स्त्रियां क्या करती थीं। पुराणों में हमें ऐसी बहुत सी नृत्यांगनाओं का उल्लेख मिलता है जो कि देवताओं के मनोरंजन का काम किया करती थी। 7वीं शताब्दी में हेनसांग ने मुल्तान की यात्रा की थी। चीनी यात्री था और भारत की परंपराओं को उसने बहुत नज़दीक से देखा था। मुल्तान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था और उस सूर्य मंदिर में उसने बहुत सी नृत्यांगनाओं को अपनी आंखों से देखा था। 12वीं शताब्दी का ग्रंथ राजतरंगिणी, जिसके लेखक कल्लण हैं, अपने ग्रंथ में वो कश्मीर के ऐसे बहुत से मंदिरों का उल्लेख करते हैं जहाँ नृत्यांगनाएं मौजूद थीं। साथ साथ में हमें सोमनाथ के मंदिर में भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में 500 नृत्यांगनाओं का उल्लेख मिलता है जो दिन रात भगवान सोमनाथ के मंदिर में उनकी प्रतिमा के सामने नृत्य और गायन का काम किया करती थीं। उड़ीसा के राजा चोल, दूसरे शब्दों में कहूँ कि 10वीं शताब्दी के राजा चोल जिन्होंने कि तंजौर का मंदिर बनाया था, उन्होंने मंदिर बनाने के बाद मंदिर की सेवा के लिए 400 नृत्य कन्याओं की व्यवस्था उन्होंने की थी। इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक काल से लेके और 10वीं 12वीं शताब्दी तक भारतीय समाज में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था जो स्त्रियों के द्वारा नहीं किया जाता था। और ये सारे के सारे व्यवसाय इसलिए किए जाते थे कि समाज ने स्त्रियों को अपने व्यवसाय को चुनने की पूरी आज़ादी दे रखी थी और उसी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये नारी अपने अपने कामों में प्रवीण थीं और उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर काफ़ी नाम उन्होंने कमाया था। धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में इसके आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।